नमस्कार। महासंग्राम 2024, जी हां, नतीजों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद से ही सियासी हलचल तेज है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और आज बड़ी खबर की बात करेंगे। दोपहर दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी दिल्ली आएंगे और आज शाम गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। एक ही फ्लाइट से दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव भी दिल्ली आएंगे तो नीतीश कुमार भी दिल्ली आएंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होंगे तो नीतीश कुमार एनडीए की जो मीटिंग होगी, घटक दलों की जो मीटिंग होगी, इस बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर बातचीत का सिलसिला एनडीए गठबंधन एनडीए की तरफ से जो है देखा जाएगा और एक ही फ्लाइट से नीतीश और तेजस्वी आएंगे। दोपहर दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार और फिर चर्चा का दौर, बातचीत का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो अब बड़े वीवीआईपी नेताओं को आप राजधानी में देखेंगे और यहां पर जो है बातचीत होगी। जो सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात बीजेपी की तरफ से भी की गई और उससे पहले ये मुलाकात बेहद अहम। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी आपके पास, कब तक पहुंचेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर में जो है वो नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और शाम को 4 बजे नीतीश कुमार जो है वो एनडीए की जो घटक दलों की बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही ओर से, चाहे वो एनडीए की ओर से हो या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की ओर से हो, दोनों ही ओर से यह कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो 18वीं लोकसभा में है वो किस तरह से काम करे। अगर हम बात करें एनडीए की ओर से, जहां पर एनडीए में कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए को जनादेश मिला है, उन्हें बहुमत, स्पष्ट बहुमत जो है वो दिया गया है। जो मैजिकल नंबर है 272, उससे अधिक नंबर जो है वो एनडीए को मिल गया है और वो सरकार बनाएगी। वहीं पर विपक्षी दल भी जो है वो अपनी ओर से कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी सरकार बन जाए और इसी को लेकर के, भविष्य की योजना को लेकर के एनडीए ने जहां पर अपनी बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल जो है वो शामिल होंगे। वहीं पर आज शाम को विपक्षी दलों ने भी अपनी बैठक बुलाई है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव भी जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। तो साफ तौर पर दोनों ही ओर से, चाहे सत्ताधारी पक्ष की ओर से हो या विपक्षी में ओर से हो, दोनों ही ओर से कोशिश की जा रही है कि सरकार बनाया जाए। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें एनडीए की बात करें तो एनडीए में घटक दलों की ओर में से साफ कहा गया, चाहे हम चिराग पासवान के बयान को देखें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और साफ तौर पर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब तीसरी उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी उसमें वो पूरी तरह से आस्था व्यक्त करते हैं, उसके घटक दल रहेंगे। तो साफ तौर पर चिराग पासवान ने मैसेज दिया है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड की ओर से बात करें तो जेडीयू ओर से कल अगर हम देखें, कल जो डिप्टी सीएम है और सीएम की मुलाकात हुई थी, इसके साथ ही साथ केसी त्यागी का भी साफ तौर पर कहना था, जब उन्हें विपक्षी दल के ऑफर के बारे में पूछा गया तब उनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। 2024 का जो ये चुनाव है, ऐसा लग रहा है मानो बिहार पे ही आकर अटक गया हो। हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें, अगर चुनाव के पहले की भी बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं में जो चुनाव की धुरी थी वो नीतीश कुमार ने एक विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद की थी और उसके बाद की अगर हम स्थिति देखें, नीतीश कुमार जो है वो विपक्षी पार्टियों के पाले से अब एनडीए के पाले में आ जाते थे और उसके बाद भी अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरह का मैजिकल नंबर जो है वो नीतीश कुमार के साथ है और अगर नीतीश कुमार और टीडीपी में जो है वो एनडीए का छोड़ते हैं तो और विपक्षी गठबंधन के साथ में जाते हैं। हालांकि अगर इस तरह के सरकार की बात करें तो उसका जो स्वरूप होगा वो काफी फ्रेजाइल होगा, वो कितना टिकाऊ होता है यह भी कहना मुश्किल की बात होगी। इसी में को लेकर के जो अब घटक दल हैं वो अपनी स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि अगर एनडीए के साथ रहे, उनके साथ पूरी तरह से नंबर है 292 का जो आंकड़ा है वो एनडीए के साथ है। वहीं पर विपक्षी दलों को जो है वो काफी गणित में जो है वो उनको अपना ठीक करना पड़ेगा, समीकरण ठीक करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर के हालांकि जो स्थिति है उस स्थिति में पर सभी की नजर होगी, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्षी गठबंधन है, सभी की स्थिति पर नजर है और इसी को लेकर के वो लगातार अपने सभी घटक दलों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही दिल्ली आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विनीत।
लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब करीब साफ हैं। नतीजों से कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जाहिर है कि हारने वाले प्रत्याशी दुखी होंगे, जबकि जीत का जश्न लोग मना रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की 10 बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी पंडितों को भी हैरान किया है। नतीजे जानने के लिए लोग सुबह से ही अपनी निगाहें टीवी स्क्रीन पर लगाए रहे। पल पल बदलते आंकड़े, बदलते रुझानों ने सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया। कई राज्यों में बीजेपी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। जिन राज्यों में बीजेपी को झटका लगा वो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो उलटफेर की 10 बड़ी बातें जान लेते हैं। पहला कारण, कैंडिडेट्स के खिलाफ हवा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उनके खिलाफ हवा को पार्टी नहीं समझ पाई। वोटर मोदी के साथ तो दिखे, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ा। दूसरा कारण, पीडीए फॉर्मूला। यूपी में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चल गया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स विपक्षी गठबंधन के साथ दिखाई दिए, जिसके चलते यूपी में एसपी अपनी सीटों में बड़ा इजाफा करने में कामयाब रही। तीसरा कारण, किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना। विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन दोनों मुद्दों पर मतदाता विपक्ष के साथ दिखाई दिए। चौथा कारण, दल बदल। महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी में टूट हुई, लेकिन दोनों ने इसे लेकर बीजेपी पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए और वोटर्स उनके साथ हो गए। पांचवा कारण, संविधान और आरक्षण का मुद्दा। प्रचार के दौरान विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर बार बार बीजेपी पर आरोप लगाया। इन दोनों मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन को वोट मिले। छठा कारण, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। हर सभा में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया। इन दोनों मुद्दों पर बड़ी संख्या में वोट विपक्षी गठबंधन को मिले। सातवां कारण, महिला वोट। महिला वोट। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका खासा असर देखने को मिला। आठवां कारण, गठबंधन बनाने का। चुनाव में विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। अलग अलग राज्यों में विपक्ष ने एक दूसरे का वोट ट्रांसफर किया। नौवां कारण, एंटी इनकम्बेंसी। लगातार सत्ता में बने रहने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने इससे बचने के लिए कई जगहों पर प्रत्याशी बदले, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ही हुआ। 10वां कारण, साइलेंट वोटर्स। ऐसे वोटर्स जो किसी दल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और प्रत्याशी और पार्टी की नीति के आधार पर वोट करते हैं। इन वोटर्स को पहचानने में बीजेपी से चूक हुई और इसका नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी यूपी में बुरी तरह से पिछड़ी है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। भले एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन इतना तो मानना है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया है। 80 सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत ने जहां राहुल और अखिलेश की धाक जमा दी है,
तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का डंके की चोट पर कहना है कि यूपी ने देश में बदलाव का संकेत साफ दे दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, यूपी में जबरदस्त प्रचार और तैयारियों के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से हार गए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे मोटे तौर पर 7 वजहें मानी जा रही हैं। 7 वजहों से पलटा यूपी का गेम। नंबर 1, यूपी में कांग्रेस एसपी को गठबंधन का फायदा मिला। नंबर 2, दोनों दलों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। नंबर 3, बीएसपी का कोर वोट भी इंडिया को मिला। नंबर 4, राहुल अखिलेश की संयुक्त रैलियों का असर हुआ। नंबर 5, साइलेंट वोटरों को समझने में बीजेपी से चूक हुई। नंबर 6, अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ। नंबर 7, चुनाव में कांग्रेस एसपी का तालमेल नजर आया। यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यूपी में एसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत को अखिलेश यादव के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। अखिलेश की इस जीत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे का भी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, उसका असर नीचे तक जाता दिख रहा है। बीएसपी के वोटर्स भी इंडिया अलायंस के साथ जाते दिखे। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी में राम मंदिर का फायदा भी बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन फैजाबाद से लेकर अमेठी तक यूपी के बड़े चेहरे एसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ढेर हो गए। जरा देखिए बीजेपी के कौन कौन से धाकड़ चेहरे यूपी में चुनाव हार चुके हैं। यूपी में बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार चुकी हैं।
खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हार चुके हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहन लालगंज से हारे हैं, जबकि फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। तो कभी यूपी में शिखर पर रहने वाली बीएसपी आज शून्य पर है। 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी इस बार ना तो लोकसभा में दिखाई देगी और ना ही राज्यसभा में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी का पूरा वोट बैंक कहां शिफ्ट हो गया? क्या समाजवादी पार्टी की और दलितों की और ये वोटर्स झुक रहे हैं, इनका झुकाव बढ़ा है, या फिर कांग्रेस को बीएसपी के अकेले लड़ने का फायदा मिला है? आपको इस रिपोर्ट में ये दिखाते हैं, समझाते हैं। दो 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इस हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ में थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल चुनाव से पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था कि वो इस बार किसी के साथ नहीं जा रही हैं। उनका ये फैसला पार्टी के लिए घातक साबित हुआ है। मुझे लगता है उनको अकेले इलेक्शन लड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और अपने मतभेदों को भुलाकर मंच साझा करके और एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को जीत दिलाने में सहायता की, अगर यही काम बसपा की ओर से भी किया जाता तो ये संभव है कि उन्हें जो पिछले चुनाव में सफलता मिली थी उसे दोहराया जा सकता था। कभी मायावती के एक इशारे पर यूपी का 17% दलित वोट बैंक वोटिंग के लिए तत्पर रहता था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीएसपी के टिकट के लिए प्रत्याशियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार तो मायावती पर टिकट को बेचने के लिए आरोप भी लगे थे, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी के कोर वोट बैंक को कोई खास असर नहीं पड़ा। फिलहाल इस बार के नतीजों से कुछ अलग ही हालात नजर आए। पार्टी की रणनीति एकदम बेअसर साबित हुई है। प्रत्याशियों के चयन में काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही। प्रदेश की 14 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी ने प्रत्याशी तक बदल दिए हैं। मसलन जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी ये वो सीट थी जहां प्रत्याशियों को पहले हाथी पर बिठाया गया, फिर उतार दिया गया। कि जब उन्होंने आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद उन्होंने जो सीतापुर में जब भारतीय जनता पार्टी पर एक कमेंट किया, एक वो किया, तो उसके बाद जो है
वो उनको वहाँ से हटा देना, उत्तराधिकारी का दायित्व छीन लेना, ये और दूसरा जो है जौनपुर में जिस ढंग से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया था, तो ये भी समझा जा रहा था कि धनंजय सिंह अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा का प्रत्याशी वहाँ हार जाएगा दोनों की लड़ाई में और इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा। जानकारों की माने तो मायावती को लगता था कि मुसलमान और दलित फिर से उनके पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती वोटर्स का दिमाग पढ़ने में फेल हो गई और बीएसपी के नुकसान से एसपी को जबरदस्त फायदा हुआ। हाल ये है कि नतीजों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी में कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत सकी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 6 सीट पर बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपी में कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली और अमेठी सीट ही नहीं जीती, बल्कि बीजेपी की कई सीटों पर कब्जा करने में भी कामयाब रही। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त सामंजस्य भी देखने को मिला। दोनों नेताओं ने मिलकर कई जनसभाएं की थी। वहीं डिंपल यादव और प्रियंका गांधी भी एक साथ रोड शो करते दिखाई दी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10.45% वोट मिला है, जबकि पिछली यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव में 6.36% वोट मिला था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में बीजेपी के 80 सीटों के सपने को 2 लड़कों की जोड़ी ने तोड़ दिया। रिजल्ट आने के साथ ही यूपी में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता के जनादेश को स्वीकारते हुए इसे बीजेपी के खिलाफ बताया। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इंडिया गठबंधन के 2 युवाओं की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी में 80 सीटों के दावे पर रोक लगा दी। इंडिया गठबंधन ने यूपी की आधी से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर ये बता दिया कि यूपी में अभी भी उनका जनाधार कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ संविधान को बचाने की लड़ाई थी। अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया। यूपी में सबसे अधिक सीटें लेकर एसपी बड़ी पार्टी बनी, वहीं दूसरे नंबर पर ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। इसके बाद कांग्रेस तीसरे नंबर पर जगह बनाने में कामयाब रही। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एसपी बीएसपी के गठबंधन ने कुल 16 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पिछले प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार यूपी में कांग्रेस ने 6 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, अमेठी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा, इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह, सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद, सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर, बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया। एसपी के साथ कांग्रेस के गठबंधन से नए समीकरण बने और यूपी में कांग्रेस ने काफी हद तक बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के हौसले इतने बुलंद हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनाने से इनकार नहीं किया। डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो
जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कई मायनों में चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है कांग्रेस के लिए, जहां ये चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं, वहीं बीजेपी अपने ही तय किए लक्ष्य से पीछे हो गई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।